वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 14 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 14 मार्च है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं उससे पीटी फैक्ट क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड आप गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत से टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराए गए लो प्राइस पर, आप इस पर विजिट करके देखिए। बहुत सी चीज़ें फ्री दी जाती हैं, उसका लाभ लीजिए। बहुत से सस्ते पैकेज आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो उसका लाभ ले सकते हैं आप। साथ ही साथ इसके पीटी फैक्ट प्रश्न जो है आप दैनिक ऐप पर 2 ग्रुप बना हुआ है, एक कम्युनिकेशन ग्रुप और एक दैनिक जागरण पेड ग्रुप, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। चलिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कल देखिए एक ऐतिहासिक दिनों के रूप में गिना जाएगा, क्योंकि जो 95 एकेडमिक अवार्ड था उसमें देखिए पहली बार किसी भारतीय फिल्म और डॉक्यूमेंट्री ने जीता है ऑस्कर। इससे पहले कुछ हमारे ऑस्कर जीते गए हैं जो भारतीय मूल के थे, परंतु कुछ विदेशियों के द्वारा उसमें योगदान था, विदेशी संग्रह के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इसमें पहली बार ऐसा हुआ जो भारतीय पूर्णतः भारतीय द्वारा निर्मित और ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसमें फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के पार्ट को दिया गया है। तो ये सबसे पहले आप लोग को याद रखना है। तो आरआर मूवी आप लोग बहुत मूवी देखे होंगे। आरआर के नाटू नाटू जो गाना है उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के संदर्भ में दिया गया, तो याद रखना है ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में। और तमिल में बनी द एलिफेंट व्यूअर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया गया था, शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है। ये तो पीटी फैक्ट हो गया आपको। तो याद रखिएगा इसके लिए जो इन दोनों को पुरस्कार दिया गया है उसके पीछे इतिहास जो है इसके संदर्भ में आप लोग को काफ़ी चर्चा पहले भी सुनेंगे, पर हम इसके संदर्भ में कुछ कुछ चीज़ों को और भी देखेंगे जो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको आरआर का नाटू का को किसने लिखा ये प्रश्न पूछ सकता है, तो चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। इनके जो कीरावानी है, एम एस कीरावानी संगीतबद्ध किए इनको। और इस फिल्म आरआर के निर्देशक कौन थे, एस राजमौली। ये सब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको 2009 में जय हो को ऑस्कर मिलने के बाद यह श्रेणी में जीतने वाला पहला गाना जिसकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अंग्रेजी में यह नहीं दी गई, गैर भाषिक भाषा के तौर पर दी गई। और ध्यान रखिएगा यह ऑस्कर के इतिहास में है ना चौथी बार ऐसा हुआ जो गैर अंग्रेजी गानों को इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। इससे पहले 3 बार हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा इससे पहले नाटू नाटू ने इससे पहले गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक चॉइस अवार्ड भी जीत चुका है, जो चर्चा पहले मैंने किया था। तो ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त देखिए कार्तिकी गंगा सिल्व और गुनित मोंगा द्वारा बनाया गया जो तमिल का जो झुंड से बिछड़े हाथी का जो डॉक्यूमेंट्री है, जिसको मैंने कल शेयर भी किया था आप लोगों को, और जब नॉमिनेट हुआ तो उस दिन भी उसका वीडियो शेयर किया था। तो आप लोग को ध्यान रखिएगा मैंने जो चीज़ें दी हैं उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिएगा, उसको फील कीजिएगा इसे क्यों दिया गया है। उस वीडियो को कल शेयर किया गया था, कितने लोगों ने देखा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी को पुरस्कार मिलता है ना उसके पीछे छिपे हुए मकसद को समझना बहुत ज़रूरी है कि इतने सीरीज गए होंगे उसमें इसको क्यों दिया गया, इस श्रेणी को क्यों दिया गया, ये सब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और एक साथ और भी याद रखिए एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ऑस्कर 95। क्यों? क्योंकि ये मलेशिया की पहली ऐसी है अभिनेत्री है जिनको यह पुरस्कार जो है ना दिया गया है, और एशिया की पहली अभिनेत्री मानी गई जो मिशेल ओह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार मिला है, जो आपको ध्यान रखिए इस ऑस्कर में। तो बहुत से पीटी फैक्ट आपको मिलेंगे। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। तो की पॉइंट्स में याद रखिएगा अमेरिका में जो अमेरिका की एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा दिया जाने वाला सालाना जो एकेडमिक पुरस्कार ही ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इनका ऑफिशियल नाम क्या है, द एकेडमिक नाम है। ध्यान रखिएगा द एकेडमिक पुरस्कार, ना कि ऑस्कर इसका नाम। इसको बोलचाल के भाषा में हम लोग ऑस्कर के रूप में जानते हैं, पर इसका जो ऑफिशियल नाम है द एकेडमिक है ना। कल शेयर भी किया हो तो द एकेडमी का कुछ लिखा होगा, लोगो देखे होंगे ना आप लोग। ध्यान रखिएगा अगर कभी प्रश्न पूछ दे तो मिसमैच नहीं होइएगा।
यह क्यों शुरू किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1927 के पूर्व अमेरिका में क्या हुआ था कि हॉलीवुड जो था ना अपने गिरते हुए स्तर पर जाना जा रहा था। बहुत से माफिया, ड्रग्स माफिया, ये सब जैसे वर्तमान में बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है ना, उसका स्तर गिर रहा है, पायरेसी बहुत हो रहा था, उस दौरान वहाँ पर हो रहा था। तो क्या किया गया, उससे बचने के लिए क्या किया गया, एक ग्रुप बनाया गया, द पिक्चर्स मोशन एकेडमी ऑफ पिक्चर्स मोशन आर्ट एंड साइंसेस का एक ग्रुप बनाया गया, जो है ना क्या करेगा, प्रमोट करेगा चीज़ों को, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर सभी को कोऑर्डिनेट करेगा, प्रमोट करेगा। उसी के बाद यह क्या किया गया, अमेरिकी सिनेमा को दिए जाने का यानी अर्थात उसके अमेरिकी सिनेमा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे ध्यान रखिए, धीरे धीरे क्या हुआ, ये इतना विस्तार रूप हो गया है। आज अगर बात की जाए, इसमें देखिए 1 रुपया भी पुरस्कार नहीं दिया जाता है, $1 भी पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। पर इसको प्राप्त करने के लिए विश्व के सभी अभिनेता और सभी फिल्म मेकर तड़पते हैं कि यह पुरस्कार मिल जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा अपना स्टेटस वर्तमान तक क्रिएट किया है। तो 1927 से लेकर 2023 के दौर में ये इसने बहुत सी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इस दौरान ध्यान रखिएगा, इससे पहले समारोह कब किया गया था, 16 मई 1929 को। 27 में इसका गठन किया जाता है और 1929 में प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। यह मीडिया में सबसे पुराना पुरस्कार समारोह के रूप में ही जाना जाता है, इसे ध्यान रखना आप लोगों को। इसके समकक्ष संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार आप लोग सुनते होंगे, टेलीविजन के लिए एमी पुरस्कार और थिएटर के लिए टोनी पुरस्कार भी माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संगीत के लिए ग्रैमी, टेलीविजन के लिए एमी और थिएटर के लिए टोनी पुरस्कार समकक्ष माने जाते हैं। तो फिल्म के लिए क्या है, ऑस्कर है। तो ध्यान रखिएगा, सभी को थोड़ा सा नोट करके याद कर लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है, फिल्में कैसे ऑस्कर के रेस में शामिल होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोई फिल्म कैसे है ना रेस में शामिल होगा। तो उसके लिए कुछ कैटेगरी बनाया गया है, उसे ध्यान रखना। कैटेगरी क्या है कि कोई भी मोशन फिल्म है, एक सेकेंड कोई भी मोशन फिल्म होगा जो अमेरिका के 6 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, जिसमें लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, एलियोनोसा, मियामी, फ्लोरिडा और अटलांटा, जॉर्जिया में कम से कम एक जगह कमर्शियल सिनेमा घरों में दिखाई जानी चाहिए। वह किसी एक में या सभी में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक कोई भी मूवी अगर होता है तो ध्यान रखिएगा 1 सप्ताह तक तो कम से कम रहता ही है। तो ध्यान रखिएगा, ये मूवी है ना एक जगह दिखाई, इस 6 मेट्रोपॉलिटन शहर में से किसी एक के सिनेमा घर में यह होना चाहिए। मान लीजिए जैसे भारत के संदर्भ में मान लो, तो भारत के क्या कर लीजिए, 6 शहरों का नाम ले लीजिए आप, और 6 शहरों में किसी एक थिएटर में है ना आपको 1 सप्ताह तक, 1 वीक तक क्या है उसमें लगा रहना चाहिए। अब वो मुंबई भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, चेन्नई भी हो सकता है, बेंगलुरु में भी हो सकता है। इस तरह ध्यान रखना है। तो अमेरिका के संदर्भ में 6 शहरों का नाम याद रखना है। तो ये आपको प्रश्न भी पूछ सकता है, किस शहरों में आपको कॉमर्शियल आपको दिखाना जरूरी है। अब यह फिल्म कम से कम 40 मिनट से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, 40 मिनट से छोटी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, 1 घंटा 10 मिनट से सॉरी आपको 40 मिनट आपको अधिक होनी चाहिए, नहीं तो 40 मिनट से कम आएगी तो शॉर्ट फिल्म के श्रेणी में आ जाता है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फिल्म का और नीचे का श्रेणी दिया जाता है, पर 40 मिनट से अधिक आपको क्या है होनी चाहिए। अब इसके साथ ही फिल्म एक वर्ष जो उसी वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच शोकेस हो गई हो, फिल्म एक ही थिएटर में कम से कम 7 दिनों तक चली हो। इन 6 मेट्रोपॉलिटन जो थिएटर है उसमें कम से कम किसी में भी 7 दिन रेगुलर चला हो, तभी इसको नॉमिनेशन दिया जाएगा। और क्या होना है, इसी वर्ष मान लीजिए 2023 का पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा 2022 का पुरस्कार है जो 23 में दिया जा रहा है। तो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक यह रिलीज हो जाना चाहिए, या इसमें आपको क्या है, इसमें आपको आके प्रमोट हो जाना चाहिए। तो एक वित्तीय वर्ष में ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि अब इस पुरस्कार 2021 वाले सिनेमा को 2022 वाले पुरस्कार में दिया जाएगा, 95 वाले श्रेणी में। तो ध्यान रखना इसी वर्ष की श्रेणी में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, क्या होता है ऑस्कर का रिमाइंडर लिस्ट, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है।
तो यह लिस्ट क्या होता है, एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर जो है उसके लिए फाइनल राउंड से पहले ठीक पहले जारी किया जाता है। इस लिस्ट में शामिल फिल्मों एकेडमिक्स के मेंबर को दिखाया जा चुका है। ध्यान रखिएगा इस बार जूरी में दीपिका पादुकोण भी, भारतीय जो अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, वो भी शामिल थी। तो आपको ध्यान रखना है जूरी, ऑस्कर के जूरी में इनको भी शामिल किया गया था। दीपिका पादुकोण और भी के लिए जानी गई थी, जो फीफा वर्ल्ड कप आपको हुआ था हाल ही में, वहाँ भी वर्ल्ड कप का जो कप जो ओपन किया गया था फाइनल मैच के दिन, उस दिन भी इन्होंने यहाँ पर शामिल शिरकत किया था। तो याद रखिएगा, दोनों फैक्टर आप लोग को याद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सी जानकारी आपको पेज नंबर 11 में दिया गया है। तो चलिए 11 में हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, कहाँ चला गया, कितना नंबर पेज ये है, ये आपको 10 नंबर आ गया। चलिए 11 में देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इससे पहले ऑस्कर जीतने वाले भारतीय कौन थे, भानु अथैया थे 1983 में जीतने वाली पहली भारतीय थी, भारतीय मूल की थी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1983 में इसी फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी के लिए ऑस्कर इनको दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये जो फिल्म गांधी था वो किसी विदेशी के द्वारा बनाया गया था, आपको याद होगा, पता होगा पहले भी। A.R. रहमान और गुलजार को भी दिया गया स्मॉल डॉग मिलियनेयर के लिए गीतकार गुलजार और संगीत A.R. रहमान के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए ऑस्कर मिला था। अब A.R. रहमान 2009 में स्मॉल डॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर जीतकर A.R. रहमान इतिहास रचे। एक वर्ष में 2 ऑस्कर जीतने वाले एकमात्र भारतीय ये भी थे। ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्यजीत रे 1992 में, जो फिल्म में सत्यजीत रे वर्ष 1992 में योगदान के लिए मानद ऑस्कर पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ध्यान यह भी रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्हें मिला है नामांकन, किनको किनको मिला है, फिल्म को ध्यान रखिएगा, फिल्म को अभी तक नहीं मिला है, उनके पार्ट को जरूर मिला है। लगभग 21 से 24 श्रेणियां होती हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा। मदर इंडिया, सलाम बम्बे, लगान 2001, और उसके बाद भारतीय निर्माताओं जो कमल हसन है उनके 4 बार मिला है नामांकन। स्माइल मर्चेंट 1960 बेस्ट लाइव एक्शन फिल्म श्रेणी में, द क्रिश्चियन ऑफ वुमेन और 1986 बेस्ट पिक्चर श्रेणी में इनको 4 बार मिल चुका है। देखिए यहाँ पर और भी श्रेणी दिया गया, अभी भी सूची में शामिल थे, इनको सूची दी गई है, तो थोड़ा सा एक बार लिस्ट देख लीजिएगा। और जो ऑस्कर नामांकन में शामिल हुए उनको गिफ्ट दिया गया, गिफ्ट के तौर पर दिया था, पुरस्कार नहीं दिया था। ध्यान रखिएगा, लगभग $1,26,000 का गिफ्ट दिया गया, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग आगे फिर बात करेंगे, ये प्यूटी फैक्ट था, उसके बाद और मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए समलैंगिकता के बारे में कल भी मैंने चर्चा किया था, आज भी देखिए संविधान पीठ में बात होगी, सुनवाई होगी, इसकी मोहर लग गई है। तो 18 अप्रैल से सुनवाई होगी, इस पर तो थोड़ा सा नज़र रखना है। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा संवैधानिक मुद्दे पे, तो थोड़ा सा इस पर नज़र रखेंगे हम लोग जब तक निर्णय नहीं आ जाता है। और इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उसको जाके देख लीजिएगा। उससे पहले जब समलैंगिकता से संबंधित अन्य मुद्दे भी आए थे, उस पर भी हम लोग कभी कभी चर्चा किए हैं, तो सारे चीज़ों को कवर करना, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब तुषार मेहता के द्वारा इनके संदर्भ में बोला गया है, क्या बोला गया, इस लाइन को याद रखना है कि इस मामले का फैसला जो है पूरे समाज पर असर डालेगा, इसलिए कोर्ट किसी भी पक्ष की बहस में कटौती न करे, सभी को दलील रखने का पूरा मौका देना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग शुरुआत हो चुकी है, तो मांग की गई थी लाइव स्ट्रीमिंग की, पर सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को पता है लाइव स्ट्रीमिंग शुरुआत हो चुकी है। तो ध्यान रखना है ये क्या, कि लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। तो ये सब मुद्दे आपको ध्यान रखने, जो सॉलिसिटर जनरल है आपको तुषार मेहता, तो ये भी। और चलिए अभी मुझे आप बताइएगा 2-3 कैग अभी कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, इनकी नियुक्ति कब कब की गई, क्योंकि दोनों चीज़ें अभी आगे चर्चा कैग की भी होगी, अटॉर्नी जनरल की भी होगी, इसलिए पहले ही प्रश्न पूछ दे रहा हूँ, तो आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अब एक यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में बैंकिंग और साख से संबंधित एक न्यूज़ है, उसे भी आप लोग को देखना चाहिए कि यह अमेरिकी बैंक से संबंधित है, पर भारतीय बैंक में भी इससे प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको समझ रहे शेयर मार्केट गिरता है तो सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो बैंकिंग और साख के संदर्भ में, क्योंकि भारत में बहुत से बैंक के संदर्भ में ये सब चीज़ें देखने को मिलता है कि उसकी स्थिति खराब होती है, दिवालिया की स्थिति में आता है, तो मुद्दे सेम है, बस याद रखना है कि अभी अमेरिका में हुआ है। तो भारतीय बैंक में भी इससे प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको समझ रहे शेयर मार्केट गिरता है तो सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो बैंकिंग और साख के संदर्भ में, क्योंकि भारत में बहुत से बैंक के संदर्भ में ये सब चीज़ें देखने को मिलता है कि उसकी स्थिति खराब होती है, दिवालिया की स्थिति में आता है, तो मुद्दे सेम है, बस याद रखना है कि अभी अमेरिका में हुआ है।
तो यहाँ से क्या सिलिकॉन वैली जो बैंक के बाद न्यूयॉर्क अब स्थित सिग्नेचर बैंक है, दिवालिया हो गया है। 1 सप्ताह के अंदर अमेरिका में यह दूसरा बैंक है जिसका परिचालन यहाँ पे बंद करना पड़ा है। तो जमाकर्ता जो भी उसकी पैसा तो वापस कर ही देगा, हमेशा नियम रूल और रेगुलेशन यही होता है, जो भी उसके बैंक में जमा, ये भारत में भी है, जानते ही आप लोग हैं। तो यह ध्यान यह रखना है ना, क्या रखना है कि अमेरिकी इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा बैंक जो दिवालिया हुआ है। तो समझ के देखिएगा, स्थिति ठीक नहीं लग रही है। पर जो राष्ट्रपति का बयान आया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया है कि हमारा जो साख प्रबंधन है बेहतर है, तो वो तो समय बताएगा कि क्या होगा नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे उन सब चीज़ों का। पर अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल 1 सेकंड रुकिएगा आप। ये सही है कि अभी क्या है, गला दर्द कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, तो कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने बैंक की रिकवरी नियुक्त किया गया। तो ये सब आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है। किसको नियुक्त किया गया, इसका रिसीवर नियुक्त किया गया, अर्थात इसकी जो भी जमा पूंजी है उसको कोऑर्डिनेट करेगा, जो भी इसके लिए जमा करता है उसको कैसे पैसा मैनेजमेंट करना, इसके लिए किया गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। भारत में भी दिवालिया बैंक अगर होता है इस तरह, तो ऐसे ही प्रावधान किया जाता है। कल मैंने आपको चर्चा भी किया था कि जो स्टार्टअप लॉस करेगा, इस बैंक से जो लोन लिया है स्टार्टअप, भारत के स्टार्टअप, तो उसको मैनेज करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, तो उस ग्रुप के द्वारा मैनेजमेंट किया जाएगा। तो थोड़ा सा कल और आज के न्यूज़ को कोऑर्डिनेट करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट जहाँ बात विशेष होगी मैं वहाँ चर्चा कर दूंगा। ये सब न्यूज़ खबर में रखनी है, याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, ऐसा कुछ विशेष ध्यान नहीं होगा इसमें। अब दुनिया मानने लगी है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो पहले क्या होता था, पाकिस्तान या तो और भी देश जो समर्थित देश है, पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है या वह हमारा जो क्षेत्र है, उसे एक संप्रभु क्षेत्र के तौर पर लोग बोलते थे, और भी बहुत सी चीज़ें सामने आती थी। पर देखिए, ध्यान रखिएगा, कल एक रिपोर्ट आया है, वार्षिक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर के द्वारा दिया गया है। उसमें ये बातें की गई है, क्या की गई है, 2022-23 की इस वार्षिक रिपोर्ट में पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस समेत दुनिया के दूसरे देश ने भारत के रिश्तों और इस वर्ष दौरान घटित हो रहे वैश्विक घटनाक्रम के भारत के हितों में पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट को थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इस किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो 22-21 वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया गया है। ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है यूपीएससी में। तो ध्यान रखना है, वह अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति और सद्भाव का रिश्ता रखना चाहता है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। पर क्या है, पाकिस्तान घरेलू और राजनीतिक असफलता से जनता को ध्यान भटकाने के लिए भारत के विरुद्ध आक्रामक और काल्पनिक दुराचार चलाता है। ऐसे बातें इस रिपोर्ट में की गई है। पाकिस्तान के मंत्री जो बिलावल भुट्टो, उनके द्वारा यह एक्सेप्ट किया गया है कि उनका देश है न वैश्विक जगत को कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात मनवाने में असफल रहा है। जो भी बातें था उसको सही तरीके से अमेरिकी जो पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है वो नहीं रख पाता है, जिसके वजह से ये कमज़ोर स्थिति हुई। तो ये सब ध्यान ये रखना है, और ध्यान रखिएगा और भी मुद्दे इस रिपोर्ट में चर्चा किया गया है। बस एक चीज़ और याद रखना आप लोग को कि वर्ष 2004 में किए गए समझौते का पालन करेगा, वह अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं करेगा। 2004 में समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों अपनी भूमि का ना एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग नहीं करेंगे। भारत इस संदर्भ में तो अपनी वचनबद्धता रखता है, पर 2002 के बाद भी देखने को मिला है आपको पाकिस्तान से, आपको क्या भारत में हमेशा हमले हुए हैं, अनेक अन्य रूप में, वो पुलवामा का हमला हो या तो इस प्रकार आतंकवादी गतिविधियां हो, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो जल्दी उसका सुधार किया जाएगा, ध्यान रखना है। देखिए, एक रिपोर्ट और आया है, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि बायोमास जलने की वजह से हर साल छाती है धुंध। और याद होगा कि जब मैंने आप लोग को दिल्ली फॉग पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आप लोग कुछ टर्मोलॉजी समझाया था कि ठंड में क्या होता है, ठंड में क्या होता है, और जब धुआं जाता है तो वो क्यों इतना प्रभाव छोड़ता है। आप लोग को याद होगा कि ठंड के वजह से धुंध जो वायु है, वह धुआं का जो वायु है वो ऊपर नहीं जा पाता, ऊपरी वायुमंडल में नहीं जाता, और निचली वायुमंडल में रह जाता है, जिसके कारण और अधिक धुंध हो जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा ध्यान में रखना, और इसके बाद जो रिसर्च आया है उसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। क्या रिसर्च आया है,
कि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास क्षेत्रों में क्या हुआ, साल भर में जो स्मॉग फैलता है उसके लिए बायोमास अर्थात वनस्पतियों को जलाना मुख्य मुद्दा है। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा यह शोध किया गया है और यह है ना अंतर्राष्ट्रीय साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित भी किया गया है। तो प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी द्वारा यह किया गया। और याद रखिए 2019 के सर्दी माह में दिल्ली के आसपास क्षेत्रों फैलने वाले धुंध की वजह से जानने की शोध किया गया, कोशिश किया गया। इसमें किसने सहयोग किया, सोच के देखिएगा। आईआईटी दिल्ली ने, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पॉल सेरर इंस्टीट्यूट किया है स्विट्जरलैंड, और हेलेंसिंकी यूनिवर्सिटी फिनलैंड के द्वारा सहयोग किया गया है। तो प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किया गया, तो रिपोर्ट आम नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें रात में बनने वाली धुंध रोकने के लिए बायोमास जलाने पर रोक लगाने की बात की गई है। अब देखिएगा, इन क्षेत्रों में जो सिंधु और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र, दुनिया के लगभग 5% आबादी रहती है। यहाँ अलावा क्या होता है कि अलाव जलाने और खाना पकाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी और पत्ता जैसे बायोमास जलाया जाता है। जो सिंधु क्षेत्र का है, यह सिंधु क्षेत्र है, और ये आपको दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, बड़े मात्रा पर क्या किया जाता है, जलावन के लिए लकड़ियों का प्रयोग और पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे धुआं उठता है। और आप वैसे भी, आप अगर गांव में रहते हैं, गांव देहात में रहते होंगे, जिनका घर होगा, तो आप देखिएगा शाम के वक्त जब लोग खाना बनाते हैं, गाँव में खाना बनाते हैं ना, तो गांव के बाहर, मान लीजिए गांव का मकान क्षेत्र है ना, 100 मकान मान लीजिए, तो देखिएगा एक सर्किल बन जाता है गांव के बाहर एक धुंध का। देखते होंगे ना कभी कभी, ये ठंड के दिनों में ज़्यादा आपको नज़र आता होगा। और हर गांव के या कोई लेयर ऐसे बन जाएगा, पूरा लेयर ही बन जाएगा, और ये लेयर आपको ऐसे गांव के चारों तरफ से लेयर बन जाएगा। वही क्या होता है, धुंध का आवरण आपको देखने को दिल्ली में मिलता है। वैसा ही प्रकृति आपको दिल्ली के आसपास के, एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि मैंने आपको उस समय बताया कि वायु का दबाव क्षेत्र किधर होता है, वायु का प्रवाह क्षेत्र किधर होता है, उस वक्त ठंड, क्योंकि हवा दिल्ली की ओर आती है, पंजाब हरियाणा होते हुए दिल्ली की ओर आती है, तो जिसके वजह से और भी स्थितियाँ बद से बदतर हो जाती है। और आप ये सब महसूस कीजिएगा, या तो आप है ना अपने गांव गांव वाले जो शहरों वाले हैं, शहर वाले लोग हैं, थोड़ा सा गांव में फ़ोन कीजिएगा आज और पूछिएगा उनसे, क्या शाम के वक्त जब जब न ज़्यादा रात होती है न दिन रहता है, जब जब सूर्य अस्त होता, लालिमा आती है, उस समय की बात हो रही, तो देखिएगा एक धुंध का असर आपको अब उसके आस गांव के आसपास के क्षेत्रों में मिलेगा। अभी तक जहां पर जलावन के रूप में गोईठा या तो लकड़ियां प्रयोग की जाती, उन गाँवों की बात हो रही है जहाँ रसोई गैस ये सब यूज नहीं हो रहा। आप देखिएगा, और ज़्यादातर आप देखिएगा कि बिहार यूपी के क्षेत्रों में, अगर मैं बात करूं बिहार यूपी के क्षेत्रों में, तो जहाँ पर नदी का बसावट आप जिन क्षेत्रों में अधिक है ना, वहाँ पर और अधिक यह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वह नमी ज़्यादा रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो यही सब फैक्टर आपको यहाँ पर शोध में आया है, और यह प्रमाणित पहले से भी है। आप लोग गांव में आसपास देखते होंगे तो पहले यार ये तो धुआं है, चलो, तो ध्यान रखिएगा, प्रभाव पहले से ही था, पर इस पर असर उस तरीके से रिसर्च शोध नहीं हो रहा था, अब शोध हो चुका है। तो ये सारे चीज़ आपको प्रैक्टिकली भी नज़र आता होगा। और याद रखिएगा, इस पर न्यूज़ है ना, वायु प्रदूषण पर दिल्ली एनसीआर पर 2 बार हो चुका है, 5 सितंबर 2022 और 16 अक्टूबर 2022 के न्यूज़ एनालिसिस में। तो क्या करना है, जो लोग पैकेज खरीदे हुए हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का, वो पीडीएफ जाके देख लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ केवल देख लेना है। और क्या करना है, जो नहीं लिए हैं वो वीडियो जाके आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोनों सुविधा है, तो आप लोग, और देखिए पैकेज मात्र 365 रुपया, बहुत बड़ी राशि नहीं होती। जो अभी तक नहीं लिए हैं ले सकते हैं। पीडीएफ ये देगा कि आपका प्रीवियस जो वीडियो छूट चुका है वो आसानी से आप लोग उसको देख कर कवर कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान रखेंगे आगे। अब देखिएगा यहाँ पर 2024-25 तक 1.75 लाख करोड़ के रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार द्वारा। यह सरकार ने क्या कहा कि संसद के पटल पर ये बात बोली, राज्यसभा के प्रश्नकाल में बातें की गई है। तो इस आंकड़े को अच्छे से आप लोग थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिएगा। यह टॉपिक कहाँ काम देगा आपको, यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में रक्षा प्रौद्योगिकी। और स्टेट पीसीएस वाला क्या करेंगे, अपने अपने टॉपिक से मिला लेंगे, जीएस के टॉपिक से, कहाँ पर आपका रक्षा प्रौद्योगिकी किस पेपर में दिया हुआ है।
जैसे बीपीएससी वाले में होगा, पेपर 2 वाले में पार्ट में होगा, फिर यूपी पीसीएस अपना देख लेंगे, एमपी पीसीएस देख लेंगे या छत्तीसगढ़ देख लेंगे, सारे स्टेट पीसीएस जो देखते हैं अपना अपना स्टेट पीसीएस से कवर कर लेंगे जो भी, क्योंकि यह यूपीएससी का इसलिए लेता हूँ कि एक स्टैंडर्ड है, जो आपको स्टेट पीसीएस का टॉपिक नहीं मिलेगा वो यूपीएससी के टॉपिक में मिल जाएगा, इसलिए। और हर स्टेट का अलग अलग यहाँ लिखना बहुत पॉसिबल भी नहीं है, एक को इसलिए फॉलो करता हूँ मैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बस कौन सा टॉपिक है आपके अपने जीएस के पेपर से टैली कर लेना और उसके साथ टैगलाइन कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान रखना है 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात सहित लगभग क्या है 1,75,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा गया, अर्थात हम निर्यात करेंगे कितना का 35,000 करोड़ का, और उसके साथ लक्ष्य रखा तय किया गया है इसी वर्ष, याद रखिएगा 1,75,000 करोड़ का। तो ये सब आंकड़े आपको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रति वर्ष दिया गया उत्पादन मूल्य का, तो ये आंकड़ा आपको ऐसे बना लेना है, 2018-19 कर लेना, 19-20 कर लेना, 2022-21-22 कर लेना, 20-21 कर लेना और 21-22 कर लेना। देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं 19-20, 17-18 दिया, जो भी आंकड़े दिए हुए आप उसको ग्राफ में बना लीजिएगा, ठीक ना, ग्राफ में बना लीजिएगा, ताकि यानी कि रेशियो यहाँ कर दीजिएगा 50,000, 30,000, 60,000, 80,000, 90,000 ऐसे करके करोड़ रुपया करके आप एक ग्राफ बना लीजिएगा, ताकि इस तक ग्राफ आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकें। चलिए अब यहाँ देखिए विदेश से रक्षा खर्च में गिरावट आई है। दिसंबर 2022 तक आंकड़ों में विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद में लगभग 18-19 के कुल व्यय में 46% से घटकर कितना आ गया 36.7% की कमी आई है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 76% हो गया, लगभग 10% के आसपास अर्थात 9.3% के आसपास गिरावट दर्ज की गई है। तो ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है एग्जाम में, कितने प्रतिशत का गिरावट हुआ, तो पीटी फैक्ट के तौर पे इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए हेट स्पीच के बारे में मैं लगातार आप लोगों को टॉपिक कवर करता हूँ, और इस साल आप लोग के लिए वीवीआई टॉपिक है, यह मेंस में जरूर पूछा जाएगा और इंटरव्यू में इससे प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा मेंस में भी आपको इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। देखिए यह जो टॉपिक है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के उस पेपर में आएगा जहां पर मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य के मुद्दे होते हैं और हेट स्पीच से संबंधित होते हैं। तो हेट स्पीच का मुद्दा मैंने आप लोग को 2 बार कवर कर चुका है, 22 अक्टूबर और 16 नवंबर 2022 के। तो क्या करना है, जिन्होंने पैक परचेज कर चुके हैं वो पीडीएफ अपना देख लेंगे केवल, और जो नहीं किए हैं वो प्ले लिस्ट जाइएगा यूट्यूब में 22 अक्टूबर और 16 नवंबर दोनों सर्च कीजिएगा, और आप इस वीडियो के हेट स्पीच के संदर्भ में न्यूज़ को एनालिसिस कर देख सकते हैं और अपना की पॉइंट बना सकते हैं। तो यह ध्यान रखना है। कल क्या बोला गया फिर से देखिए हेट स्पीच के मामले में, अगर मोदी खत्म होगा तो देश बच जाएगा। अब सोच के देखिएगा, राजनीतिक दुराचार राजनीतिक दुराचार या राजनीतिक तुष्टीकरण इतना हद तक बढ़ गया है ना, तो जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें की जाती है। अब देखिए किसी व्यक्ति विशेष का, और यही व्यक्ति कल प्रधानमंत्री से मिलेगा तो बहुत सर अब्दे से बात करेगा, कि बहुत कटसी मेंटेन करके यही व्यक्ति बात करेगा। बात यहाँ यह नहीं है कि सुखंदर सिंह रंधावा ने क्या बात बोली है, बात यह है कि आपने आचरण व्यवहार में किस पद्धति को अपना लिया है। किसी के विरोध का, मत का विरोध इस हद तक किया जाए कि उसके खात्मा की बात कर दी जाए। हाँ, हम ये बात कर सकते हैं कि इनके वैचारिक मतों को समाप्त करके क्या कर सकते हो, देश को बचाया जा सकता है, ऐसे बातें हम कर सकते हैं। पर व्यक्ति विशेष का नाम लेकर अगर कोई बात किया जा रहा है तो सोचिए कि किस प्रकार के राजनीतिक लोकतांत्रिक मान्यताओं को हम स्थापित करना चाहते हैं। कल मैंने एक ट्वीट किया है, जो लोग मुझे देखते हैं वो ट्विटर पर, तो ध्यान रखिए आरआर मूवी आई है ना, तो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ना आरआर मूवी कितनी ऐतिहासिक कल थी दिन, उस दिन क्या किया इस लोग आरआर के जगह लूटो 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 एक थंबनेल बनाता है, उसके जगह अडानी और प्रधानमंत्री के फेस को लगा देता है। क्या आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी दे दी गई है, छूट हो गई है, जिसमें जो ऐतिहासिक पलों को भी आप है ना अपने राजनीतिक एजेंडे या राजनीतिक हथकंडे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं क्या है कि न्यायालयीय पक्ष में जाना चाहिए और इस पर कड़े से कड़े
लेना चाहिए। देखिए हर जगह वैचारिक मत अपना है, मैं आपको फोटो हो सकूँ तो शेयर भी कर दूंगा, देखिएगा कि आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, ठीक ना, पर वैचारिक है ना कुंठा नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए। आपके और दो आप और दूसरे में वैचारिक मतभेद जरूर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, पर वैचारिक जब कुंठा जन्म ले लेगा ना तो आप वो गतिविधियां करना शुरू कर दीजिएगा जो समस्याओं को है ना दूर तक ले जाके जाएगा। तो जब दूर तक ले जाएगा तो क्या होगा, तो दूर तक तीर साधा जाएगा तो निशाना भी तो दूर तक लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान ये रखिएगा। तो जब आपका इतिहास निकाला जाएगा तो आपको फिर मिर्ची लगेगी ना। तो यहीं पर ध्यान रखना है कि हेट स्पीच के संदर्भ में हम न्यायालय तक ने ये बात बोला कि जो जनप्रतिनिधि है थोड़ा संयम बरते इन सब मामलों में, अपनी सामूहिक जनसभाओं में इस प्रकार के हेट स्पीच देने, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे। तो मैं शुरू से ये बात बोल रहा हूँ कि देखिए हम और आप एक सामान्य लोग बोलते हैं ना तो उसका असर कम पड़ता है, पर एक राजनेता या प्रभुत्वकारी व्यक्ति इस प्रकार के बातें बोलता है, इससे लाखों लोग प्रभावित है तो उसका असर बहुत होता है और यह समाज में क्या करता है, जो सामाजिक सौहार्द है उसको खराब करता है। तो मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि स्वतः संज्ञान इस पर लेने की जरूरत है न्यायालय को, और इसमें नजीर पेश करने वाला मामला सामने लाना चाहिए। और जो सजा का प्रावधान है इस सब मामले में ना, तो कड़ी से कड़ा सजा का प्रावधान करना चाहिए। अब सोच के देखिए, कोई सरकार इतनी कुंठित हो सकती है कि कोई व्यक्ति पत्रकार अगर कोई मुद्दा उठाता है तो उसको पकड़ के जेल में डालता है ना। वो बिहार का मामला हो या केंद्र सरकार द्वारा जब हाथरस मामला हुआ था, वहां पर केरल से कोई पत्रकार गया था। तो इस समय न्यायालय को चाहिए ना, क्या क्या चाहिए कि हम स्टैंड मोड स्वतः संज्ञान लें और नजीर पेश करने वाले मुद्दे को प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर इसी प्रकार का अगर दुराचार बार बार होंगे तो क्या होंगे, लोग अति से अनति कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बातें मैं यहाँ बोलूँगा समझिएगा, इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ के नहीं देखना है, यहाँ पर एक व्यवहार के रूप में देखना है कि इसका असर कहाँ तक जाएगा। जयपुर में यह विवाद हो, जयपुर जो था वहाँ पर विवाद पर बयान दिया गया है। पुलवामा घटना की बात कीजिए, सवाल उठाई गई है, प्रधानमंत्री गंभीर आरोप लगा, चलिए आपने आरोप लगाया पुलवामा तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, मांग करवाइए। अगर आपको लगता है तो ये सब बयानबाजियां करने से कोई फायदा है बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करिए कि दोबारा पटिशनर डालिए और भी चीज़ों को उठाइए कि क्यों नहीं जांच होगी, जांच करवाइए, सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय से आग्रह कीजिए, दबाव डालवाइए सुप्रीम कोर्ट पर। तो जरूर सुप्रीम कोर्ट मानेगा ना, अगर युक्त लगेगा तो आप वहां नहीं करके क्या करते हैं कि आप गलत तरीके से रास्ता अपनाना चाहते हैं लोग व्यूअरशिप लेने के लिए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ बातें क्या की गई, अब लाइन बाय लाइन देखिएगा, सुनिएगा। मोदी खत्म होगा तो देश बचेगा, यदि मोदी रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी देशभक्ति की बात करते हैं तो उन्हें यह भी नहीं पता कि देशभक्ति होती क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि देशभक्ति की परिभाषा हम क्या समझते हैं, देशभक्ति की परिभाषा क्या समझते हैं, यह डिपेंड करता है उन सिचुएशन के आधार पर जहां पर हमने देश के लिए क्या किया है, देश के हित के लिए क्या किया है। क्या देशभक्ति केवल बलिदान से ही देखा जा सकता है? जब मेरी मृत्यु नहीं होगी या किसी, ये क्या कहते हैं बार बार ये कांग्रेस के लोग जो है वो ये बोलते हैं ना, मेरी पुश्ते ने क्या किया, मेरी पुश्ते ने देश के लिए समर्पण दिया, देश के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी की बात की जाती है या माननीय जो राजीव गांधी उनकी बात की जाती है, तो ये संदर्भ में बात की जाती है, या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बात की जाती है। जब इनसे यह बात किया जाता है, ऐसी बात है, तो उस समय जब राजनीतिक दौर चल रहा था स्वतंत्रता का आंदोलन, अगर आप नहीं रहते तो कोई और रहता तो कोई उसका क्रेडिट लेता। अब रही बात राजनीतिक जो हत्याएं हुई है उसके पीछे के कारणों को ही तो समझने की जरूरत है ना, कि केवल उसके कारण लोकतांत्रिक मान्यताओं, यह माना जा सकता है कि लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अलग योगदान है। पर ध्यान रखिए, इसका मतलब ये एकदम क्रेडिट आप ये नहीं कह सकते कि देशभक्त केवल इसी आधार पर हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष। क्या मैं और आप जो सुन रहे हैं क्या वो देशभक्त नहीं है? मैं टाइम से टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं टाइम से अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को बेहतर तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे द्वारा आज तक किसी व्यक्ति विशेष को
अहित नहीं हुआ है, तो ये भी तो देशभक्ति का एक पार्ट हो सकता है। देश को बनाने में मैंने जो योगदान दिया है, तो ये सब भी देशभक्ति। तो यहाँ क्या है, आज के दौर में केवल यही समझा जाता है जिसका बलिदान दिया है वही देशभक्त हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये लॉजिकली जो थ्योरी जो डेवलप किया है लोग, तो वो आपको समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं, तो सेना में जो क्या है, सेना में सरहद पर जो मरते हैं, शहीद होते हैं, वही देशभक्त है। उनके लिए गाड़ियां जो चलाते हैं, जिनके लिए खाना बनाते हैं, या उनके लिए जो भी रसद का सामान पहुंचाते हैं, उनको इक्विपमेंट देते हैं, उनके साथ डॉक्टर रहते हैं और भी स्टाफ होते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट स्टाफ होते हैं, क्या वो देशभक्त नहीं है आपके थ्योरी से? केवल वही होंगे जो जो शहीद होंगे। तो ये थ्योरी जो है ना, थ्योरी ही गलत है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, इन राजनेताओं के बड़बोलेपन पर मत आइएगा, इन सब चीजों के द्वारा चीजें समझने की जरूरत है। अब यहाँ बात की गई भाजपा को मारो तो अदानी अंबानी अपने आप मर जाएंगे, ये बातें की गई। अब सोच के देखिए, मैंने आपको बताया था इंडिया में अमीर का मतलब क्या लगाया जाता है, गरीब का मतलब क्या लगाया जाता है। अमीर को हमेशा शोषक के रूप में देखा जाता है और गरीब को शोषककर्ता के रूप में देखा जाता है, इसको शोषण के रूप में देखा जाता है। यह हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है। पर मैंने आपको क्या थ्योरी दिया था, बताया था, अगर देश में अमीर नहीं होगा, अमीर लोग नहीं होंगे, तो देश का आर्थिक विकास कैसे लाओगे? कोई है थ्योरी आपके पास? चलिए अदानी अंबानी या कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, तो कोई एक संस्था बता दीजिए जिसके आधार पर हम वित्तीय समावेशन कर सकेंगे, वित्तीय अस्थिरता ला सकेंगे, प्राइवेट फंड को हम डेवलप करेंगे। तो फिर आपने क्यों निजीकरण किया था 1991 में? नहीं करते निजीकरण, है ना। फिर 2000 जो मनमोहन जी की सरकार थी, उसमें कुछ और भी छूट दी गई थी, एफडीआई की छूट दी गई थी। क्यों किए थे? निजी को बढ़ावा नहीं देते, पूरी तरह सरकारी संघवादी स्वरूप को रखे रहते, तो नहीं देते। तो देखिए, जिनके दाढ़ी में तिनका रहता है ना, वही चोर होता है। सिंपल सा। जब इन भाषाओं को संदर्भ में यूज करें तो हम लोग भी उस भाषा में यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक थ्योरी और मैं आप लोगों को देता हूँ। तो क्या अदानी का जब मामला था, तो मैंने आप लोग को पेपर में भी दिया था किन राज्यों, कांग्रेस के राज्यों में अदानी का इन्वेस्टमेंट है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वो क्या लगाए हुए हैं, आपको एक सेकेंड, राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर पैनल के रूप में लगाए हुए। एक सेकेंड रुक जाइए, बाबू साहब चिल्ला रहे हैं थोड़ा सा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, पेपर में एक बार आया था जब अदानी का मामला हुआ था, तो उसमें कांग्रेस या अन्य राज्यों में, भाजपा जहां नहीं है, भाजपा शासित प्रदेश नहीं, उन राज्यों में दिया गया था कि जहां पर कांग्रेस की पार्टी जहां है, सरकार है, या कांग्रेस समर्थित जो सरकार है, या अन्य पार्टियों की समर्थित सरकार है, वहां पर अडानी का क्या है, इन्वेस्टमेंट दिया गया था, जिसमें राजस्थान सबसे ज्यादा दिया गया था। आप लोगों को देखा होगा रिपोर्ट में उस दिन। तो क्या आप अपने राज्यों से इनको बाहर कर रहे हैं? सबसे पहले ये समझना है। तो ये दोगली नीति या दोहरी नीति क्यों आप लोग अपनाए हुए हैं? केंद्र के स्तर पर अगर प्रमोट किया गया है या किसी भी फैक्टर को किया गया है, तो आप अपने राज्य में क्या कर रहे हैं? ऐसे पेपर बहुत आपके राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठा हुआ, उनके लिए डेलीगेशन गया हुआ, बातें की गई है। तो ध्यान यह रखना है कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है, ये समझने की जरूरत है। अपने राज्यों में इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर केंद्र के स्तर पर अगर कुछ ऐसी चीजें जा रही है तो उसे व्यक्ति विशेष से जोड़ के देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर कांग्रेस को भी तो लिखा जा सकता है ना, कांग्रेस को समाप्त करो, या इस प्रकार से चीजें की जा सकती है। अब यहाँ देखिए, बात की जा रही है कि देश में मोदी नहीं अदानी तय कर रहा है, तय क्या करना है यह तय कर रहा है। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, जब कुछ दिन पहले ही जब अमेरिकी सिस्टम के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, क्यों वहाँ निजी फैक्टर इतना काम करता है, तो मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था, भारत में भी यह सिस्टम क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों आपने निजी सेक्टरों को डेवलपमेंट करने का अवसर दिया है। तो जिसका वित्त है, वित्त जिसके हाथ में, वही प्रबंधन करेगा। मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट दिया था ना। आप कितनों सोशल और कितनी भी बात कर ले, सोशल इक्वल और भी इक्वलिटी की बात कर ले, जिसके पास वित्त का पावर होगा वही देश का प्रबंधन करेगा। वो अमेरिका की बात हो, या यूरोप के किसी देश की बात हो, किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात हो, या चीन की बात हो, या भारत की बात हो, सिस्टम में जिसके पास वित्त की व्यवस्था का कंट्रोल होगा वही व्यवस्थाओं को प्रबंधन करेगा। तो ये थ्योरी है ना, आपके कहने मात्र से थोड़ी हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता था जब हम देश में निजीकरण को ला रहे थे,
तो प्राइवेट जो पार्टियां हैं वो डेवलप होगी, उसके बाद सरकार उसकी नीतियों के अनुसार करना उसके पास मजबूरी हो जाएगी। आप भी कल आइएगा तो आप अदानी को नहीं पकड़िएगा, अंबानी को नहीं पकड़िएगा, तो किसी और को पकड़िएगा, क्योंकि आपके पास वित्त की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से लाइएगा आप इन्वेस्टमेंट, बताइए। प्राइवेट पार्टनर हर चीज़ में पार्टनरशिप लाने, और कुछ साल के बाद, आज से 20-25 साल के बाद प्राइवेट पार्टनर ही हर काम को काम करेगा। रोल बैक थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं, पवेड में एक है रोल बैक स्टेट थ्योरी, एक होता है जहाँ पर यह बातें की जाती है ना, राज्य है ना, धीरे धीरे उन सभी कार्य और दायित्व से, अपने कर्तव्य से पीछे हटता जाता है जहाँ पर वो वर्तमान में दिख रहा है। अर्थात जैसे सुरक्षा उसे करना है, प्रबंधन करना है, या तो फिर रोजगार अवसर कराना है, या बहुत से ए टू जेड, अर्थात कहने का मतलब सुई से लेकर जहाज बनाना है ना, सुई से लेकर जहाज बनाना राज्य का कर्तव्य माना जाता है ना, माना जाता था पहले। और रोल बैक स्टेट थ्योरी यह बोलता है ना कि राज्य ये धीरे धीरे अपने कार्यों को निजी हाथों में दे देगा, निजी प्राइवेट पीपी मोड पर दे देगा, और उसके बाद क्या करेगा कि वो केवल है ना मेंटेनेंस के रूप में काम करेगा, अर्थात दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन के रूप में। यह पीपी जो कार्य कर रहा है लोग, और जनता के लिए जो सेवा आपूर्ति कर रहा है, उसके बीच यह कड़ी का काम करेगा। बस यह क्या करेगा, देख रेख करेगा, तुम सही कर रहे हो, जनता का यह मांग है, ABCD डिमांड कर रहा, तुम इसके अनुसार सप्लाई करो। यह केवल कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करेगा। इसलिए आप देखते होंगे अमेरिकी या अन्य राष्ट्र जो यूरोपियन कंट्री है, वहां पर देखते होंगे जनता ज्यादा क्या है, स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि रोल बैक स्टेट थ्योरी के तहत वो क्या है, जनता के उन हितों में कभी दखल देती ही नहीं है जब तक निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप सार्वजनिक हितों का उल्लंघन नहीं करेंगे, तब तक है ना अमेरिकी शासन या यूरोपियन कंट्री के शासन प्रशासन आप पर युक्तियुक्त प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। तो भारत भी इसी मॉडल पर आगे बढ़ेगा, या कोई देश भी अगर इसी मॉडल पर बढ़ेगा, तो यहाँ पर पीपी मोड है ना हमेशा प्रभावी आपको दिखेगा। अमेरिका, यूरोपीय कंट्री कहीं भी देख लीजिए, तो जब आपने पीपी मोड को तय किया है लाने के लिए, तो आप इन सब प्रभावों को तो देखिएगा ना, कि नहीं देखिएगा बस केवल मजा लेना है कि हमको कमीशन मिले, हमको चंदा मिलता रहे देश। और हम कल ADR का रिपोर्ट आया है ना, सभी अज्ञात चंदा लेते हैं, तो केवल चंदा ही चाहिए इन प्राइवेट पार्टियों से, या केवल इनके हितों को भी संरक्षित करिएगा? अब सोच के देखिए, अदानी या कोई और ग्रुप की मैं बस यहाँ बात नहीं करें, नाम यहाँ देखिएगा। अब महिंद्रा भी है, टाटा भी है, और भी बहुत से ग्रुप है, बहुत सा फिनटेक कंपनियां हैं। अगर उसके संदर्भ में सत्ता या विपक्ष का पार्टी ऐसे बोलेगा, तो क्या उसके मन में देश के हित के लिए कुछ कार्य करने के लिए कुछ 1% का भी शंका उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो सोच के देखिए कि सत्ता में बैठे लोग अवसरों का कैसे लाभ लेते हैं। मैंने पहले भी बात की है, आज भी बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही गलत नीति है। देश में सभी लोगों का सहयोग है, ठीक ना? अगर इतनी हिम्मत है तो पीएम के सामने जाके बात बोलिए, तो समझ में आएगा आपको। और न्यायालय में जाके ये बात बोलिए, तो आपको समझ में आएगा कैसे युक्तियुक्त प्रतिबंध आप पर लगाया जाएगा। वो कोई भी हो, आपका पार्टी का हो या किसी विपक्ष के पार्टी का हो, देश का प्रधानमंत्री जनता का प्रधानमंत्री होता है। आपके पार्टी और पॉलिटिक्स के संदर्भ में देश के जनता के है ना जो हित है, उसको प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यही बैकग्राउंड में चीज़ें, कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछे हेट स्पीच के संदर्भ में, सारे बैकग्राउंड ऐसे ही डेवलप किए जाएंगे। और जाइए 22 और 16 नवंबर के वीडियो, 22 अक्टूबर और 16 नवंबर के वीडियो में यही के इसी आसपास के थ्योरी को मैंने आप लोग को कवर किया है। हाँ, रोल बैक स्टेट थ्योरी मैंने आज आप लोगों को बताया, क्योंकि इस चीज़ें उभर कर सामने आई। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना कि निजी हाथ, अभी निजी हाथ क्या है, बहुत प्रभाव के साथ काम, आज से 20-25 साल 30 साल बाद इंतजार कीजिएगा। सरकार है ना केवल क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी हर मामले में, सभी चीजें प्राइवेट पार्टियां करेंगी। रीजन उसके पीछे क्यों है कि जब लोकतंत्र मजबूत होता है ना, लोकतंत्र मजबूत होता है या कोई संस्थाएं मजबूत होती हैं, शासन का कोई भी प्रकार हो संस्था, तो क्या करता है, अपने दायित्व को कम करता है, दायित्व को कम करता है। और वो दायित्व किसको देता है, पीपी मोड पर पब्लिक पार्टनरशिप में दे देता है। और वो क्या करता है, मॉनिटरिंग। अब देखिए रोड टैक्स को देख लीजिए, रेल को देख लीजिए, पीपी मोड पर यहाँ बहुत से काम किए जा रहे हैं। तो आज 14 से पहले
रोड रोड की स्थिति देखिएगा, रेल की स्थिति देखिएगा, स्वतः समझ में आ जाएगा कि क्या सरकार अपने दायित्व से पीछे हट गई है। दायित्व केवल क्या किए, मॉनिटरिंग का पावर रखी है, बाकी सारे प्राइवेट को पार्टी को दे दिए। आप बनाओ, बिल्ड करो, उससे अपना जो भी आए तुमको खर्च हुआ उससे वसूलो जनता से टैक्स के रूप में, और उसके बाद हमको हैंड ओवर कर दो, बाकी हम चीज़ देख लेंगे। या बहुत सा ऐसा पीपी मोड ऐसा है कि हमेशा तुम्ही को चलाना है, बस हम उसमें मॉनिटरिंग करेंगे, नियम कानून तुम फॉलो करो। तो क्या रोड की स्थिति पहले से 2014 के बाद स्वतः आप लोग देख रहे होंगे, रेल की स्थिति देख रहे हैं, आज मॉडल रेल आ रहा है, मॉडल स्टेशन आ रहा है, मॉडल आपको रैपिड फास्ट ट्रेन ट्रैक आ रहा है ना। तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे पीपी मोड पर काम किया जा रहा है। जब प्राइवेट पार्टनर को जब आप महत्ता दीजिएगा तो ये आएंगे और ऐसे ही काम करेंगे। आप उसके लिए सरकार के नीतियों के संदर्भ में प्रभावित कीजिएगा तो किसी दूसरे देश में जाएंगे। यह समझने की जरूरत है। बाकी लोग अवसरों का लाभ लेना जानते हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी। बाकी पार्टी पॉलिटिक्स साइड में रखिए। 3D को समझिए। अब ट्रैफिक के लिए जॉर्जिला पास को जमी बर्फ को हटाएगा, रचेगा इतिहास, इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा। जॉर्जिला पास कहाँ है, यह पीटी पैक्ट पूछा जा सकता है। बीआरओ कंपनी, बीआरओ क्या होती है, पहले भी बीआरओ पढ़ाया जा चुका है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। बीआरओ का अर्थ क्या होता है, इसकी स्थापना कब की गई है, वर्तमान में बीआरओ के कौन महत्वपूर्ण कार्य परियोजनाएं काम कर रही है सीमा बॉर्डर पर, तो यह कितने कुल बजट का, ये सब पहले भी बताया जा चुका है, तो आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है। एक देखिए, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो सुलेखा यादव थी, वो अब चलाई है वंदे भारत। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, इनके बारे में जानकारी रखना है। पीटी फैक्ट के तौर पर 1988 में बनी थी एशिया की पहली महिला ट्रेन लोको पायलट, है ना, ट्रेन ड्राइवर जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो यह वंदे भारत चलाएगी, तो सोलापुर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के तक वंदे भारत एक्सप्रेस चला के एक उपलब्धि हासिल की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वैश्विक आर्थिक में एआई की चुनौतियों पर G20 सहमति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हमेशा की जा रही है, भारत इसमें अच्छा काम भी कर रहा है, आपको पहले भी डाटा दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो G20 सम्मेलन होने वाला है, मुख्य सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन होगा, उससे पहले बहुत से पार्ट पार्ट में सम्मेलन हो रहे हैं। उसी में महालेखा जो परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके जो सर्वोच्च ऑडिट संस्थान G20 के संदर्भ में SAI, ध्यान रखिएगा 20, तो सर्वोच्च ऑडिट जो संस्थान है उसके लिए बैठकें संबोधित किए थे, उनमें ब्लू इकोनॉमी की बात की गई है। तो ब्लू इकोनॉमी कहने का अर्थ क्या है, समुद्री जो संसाधन है उसका बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए, उसको इकोनॉमी के पार्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये बातें पहले भी की जा चुकी है। तो याद रखिएगा, ब्लू इकोनॉमी का कहने का अर्थ है समुद्री स्रोतों से प्राप्त हम जो प्राप्त कर रहे हैं संसाधन, उसके संदर्भ में होती है, जिसका महत्व सभी देशों में इकोनॉमी आम जनता के जीवन काफ़ी बढ़ने लगा है। वो किसी भी प्रोटीन फूड के रूप में हो या किसी गैजेट के रूप में हो, अर्थात हम जो आभूषण यूज करते हैं या खाद्य पदार्थों के रूप में समुद्री उत्पाद का रखते हैं, या मछली देखते हैं आपको, बहुत से सी फूड्स होते हैं, और भी संसाधन, क्रूड ऑयल भी आपको प्राप्त हो रहे हैं, बहुत से समुद्रीगत जो उत्पाद है उसको हम प्राप्त करते हैं, तो इसे ब्लू इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। तो इसका बेहतर प्रबंधन की बात की गई है, तो इसके लिए हुई है। तो इस बैठक में देखिए, ध्यान रखिए कौन कौन से देश आए थे, तो थोड़ा सा याद रखना है। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जो है, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, ओमान, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया लोग शामिल हुए थे। तो यह याद रखना आप लोगों को, जो SAI-20 सेमिनार ऑफिशियल मीटिंग जो 13 से 15 मार्च 2023 तक चला है। तो ध्यान रखिएगा 13 से 15 तक चलेगा, आज 14 है ना, कल तक चलेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में आप लोग को बताना है क्वेश्चन, यह क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एआई क्या होता है, इसके प्रभाव क्या, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, अब भारत की एआई नीति क्या है, आप लोग इसका उत्तर लिख के हम लोग भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ईडी का छापा लगातार पड़ रहा है, बंगाल में ईडी का छापा भर्ती घोटाले में किया गया है। तो नए नए स्रोत से पता चला और भी बड़ा ये भर्ती घोटाला है, इसका भी न्यूज़ पहले कवर किया गया, जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये सब ईडी सीबीआई इस बार बहुत चर्चा में, तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेड क्रॉस सोसाइटी पर शाखाओं भ्रष्टाचार, सीबीआई की जांच शुरू की गई है।
बहुत से रेड क्रॉस जो सोसाइटी है भारत में अनियमितता के पार्ट इसको देखे गए हैं और लगता है इस सब पर छापे पड़ते हैं क्योंकि विदेशी फंडिंग का गलत प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ों के लिए किया गया, तो थोड़ा सा इसको न्यूज़ में ध्यान में रखना है। अब देखिए नए युग में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध है, तो ऑस्ट्रेलिया हाल ही में कैसे भारत की ओर आया है, मैंने आपको कल ही आपको बताया था कि विदेश नीति कैसे बदली है, भारत की विदेश नीति और दूसरों की विदेश नीति दूसरे देश की। तो यहाँ पर देखिए विदेश नीति के संदर्भ में बहुत अच्छी चर्चा की गई है, हर पार्ट को अच्छे से कवर किया गया, इसको एक बार देख लेना है। जैसे आकाश समझौता, जो आकस समझौता है 2021 में ऑस्ट्रेलिया यूएस वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी की जो समझौता किया गया था उसके लिए आकाश समझौता याद रखिएगा। फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक अस्तित्व जो बात की जाती है, क्वाड की बात की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, इसकी चर्चा इसके लिए महत्वपूर्ण काम कर रहा है दोनों देश भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब साथ साथ इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, रूस के बाद पनडुब्बी क्षमताओं का 7वां देश बन जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको कवर रखना है। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के बारे में कहें, जितना दलगत भावना से परे जोरदार भावनाएं उभर कर सामने आ रही है, यहाँ कोई दलगत भावनाएं नहीं हुई है। दोनों देश नए नए मानक तय कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में चर्चाएं हो रही है। 85% देखिए प्रधानमंत्री आए तो आर्थिक सहयोग जो गुजरात में हुआ था ना, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में, जो तो वहाँ पर क्या क्या पर चर्चा की गई, तो न केवल व्यापार, सुरक्षा, सामरिक, शैक्षणिक चर्चाओं पर, बल्कि होली खेलने के साथ साथ क्रिकेट का लुत्फ उठाया गया, तो नया जंक्शन क्रिएट किया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की गई है। 85% निर्यात शुल्क खत्म करने का ऑस्ट्रेलिया से भारत को खत्म करने का प्रयास किया गया है। निर्यात शुल्क, दोनों देश व्यापारिक आर्थिक सहयोग को हस्ताक्षर करने प्रतिबद्ध है, तो जल्द ही कुछ नया एग्रीमेंट और भी दोनों देशों के बीच होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया कंपनी निवेश प्रोत्साहित करने की बात की गई है, तो जो चीन से इतर निवेश करने की बात कर रहे हैं, चीन छोड़कर जो बाहर आ रहे हैं वहाँ की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, तो भारत में निवेश कैसे होगा, तो ये सब बातें पर चर्चा की गई है। तो आप देखेंगे कि लगातार है ना, सौर ऊर्जा के संदर्भ में, हाइड्रोजन जैसे अच्छे ऊर्जा के संदर्भ में विकल्प के रूप में सोलर पीवी आपूर्ति, ये सब जो मामला है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया भारत सोलर टास्क फोर्स गठित करने की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, लगातार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते हैं ना, व्यापारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी पर बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कुछ न्यूज़ आपको प्रश्न में देखने को मिल सकता है, तो नए नए आयाम को हम लोग देखेंगे। और 2007 से ही चीज़ें बदली है, तो क्वाड के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया कुछ हितों को लेकर पीछे हटता था, पर 2007 के बाद जब शिंजो आबे देते हैं इसकी नीति, तो 2000 जब बैठक होती है तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल होने की बात करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट है आर्थिक, विश्व आर्थिकी का केंद्र बनता है भारत। तो पहले भी आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, याद होगा कि लगातार वैश्विक मंच पर भारत की समृद्धि की बात कर रही, अभी स्लो डाउन का सफर चल रहा है विश्व में, पर भारत लगातार वृद्धि दर, विकास दर को बनाए हुए है, जो आने वाले दशकों में भारत इसको अच्छे स्थान पर पहुंचाएगा यह वृद्धि दर। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व आर्थिक स्थिति, जो कारोबार, निवेश, मध्य आर्थिक आकर्षण स्थल बनाया है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिपोर्ट प्रकाशित की गई, बताई गई है कि 2023 में भारत वैश्विक विकास में भारत 15% से अधिक योगदान देता है। वैश्विक विकास में सोच के देखिएगा, वैश्विक विकास में, डेवलपमेंट में, वर्ल्ड डेवलपमेंट में भारत 15% से अधिक योगदान दे रहा है, जहां चालू वित्त वर्ष में 2022-23 में भारत के दुनिया के सबसे अधिक करीब 6.8% होगा। वहीं आगामी वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत का विकास दर 6.1% के साथ फिर दुनिया का सर्वोच्च ग्रोथ रेट नेशन बनेगा। ये आंकड़े हमारे लिए सकारात्मक रूप से होगा। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना चीन से की जाए तो लगातार रेंज गति बढ़ रही है। चीन अर्थव्यवस्था करीब 3.3% वृद्धि करेगी, तो वहाँ भी स्लो डाउन है, हम लोग डबल रेट से बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे हित प्रभावी और दिखेंगे। तो इस आंकड़े को थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ भारत बौद्धिक संपदा, शोध, नवाचार से आगे बढ़ रहा है, इस पर भी मैंने पहले चर्चा कर चुका हूँ कैसे काम किया। हाल ही में बिल गेट्स आए थे, तो दुनिया में रेखांकित हो रहे भारत की बौद्धिक संपदा, शोध और नवाचार के डगर पर तेजी से आगे बढ़ विभिन्न मुद्दों पर
उन्होंने चर्चा की थी और बातें की थी। सकारात्मक पॉजिटिव वे से बढ़ रहा है और उसके लिए बहुत से उन्होंने फैक्ट भी बताया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो आईपी सूचकांक है 2023 में भारत का बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। पहले 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर चिन्हित किया गया है। इस रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा कि भारत की स्थिति प्रभाव वैश्विक पटल पर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत आईपी प्रेरित नवाचारों को मदद से अपनी आर्थिक क्रियाकलाप बदलने की मंशा रखता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है, जो जिसके आधार पर हम किसी वस्तु नए नए चीज़ों का सृजन करते हैं, ये सब में देश आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2022 से भारत में शोध और नवाचार के डगर में छलांग लगाया और हम 44वें स्थान पर पहुंचे, जबकि 2021 में यह 46वें स्थान पर था। और इससे पहले 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग कितने में थे? 81वें स्थान में थे। तो देख सकते हैं 2015 से लेकर 2022 तक हम लोग क्या है, लगभग 40 स्थानों का बढ़ोतरी दर्ज किए हैं। हम 2015 में 81वें स्थान पर थे, अब है 40वें स्थान पर। तो सुधार किए हैं, 40 स्थान सुधार किए इन समय में, तो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। भारत इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, डाटा एनालिटिक्स में, ये सब देखिए पहले भी चर्चा की जा चुकी है। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है? जैसे हम जो चीज़ें एक सेकेंड है, वो गड़बड़ हो गया। देखिए बीच में इतना रंग कलर किया हुआ है कि अब ये हटेगा। हाँ ठीक है, चलिए सारा लाइन ही कलर किया हुआ, रीजन इसके पीछे बहुत सा डाटा इसमें दिया हुआ है, इसलिए लाइन बाय लाइन चीज़ों को कवर कीजिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद ध्यान रखना है, 160 से अधिक देशों की कंपनी भारत में अर्थव्यवस्था 61 क्षेत्रों में निवेश किया। 2021-22 में रिकॉर्ड स्तर पर जो 84 है, 84 एक सेकेंड अरब डॉलर का निवेश किया। 2021-22 में देखिए उत्पाद और सेवा निर्यात में मूल्य करीब लगभग 676 अरब डॉलर का है और चालू वित्त वर्ष 22-23 के लिए बढ़कर जो 750 अरब डॉलर हो जाएगा। हम विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लगातार बढ़ आज डिजिटलीकरण भारत में ज़्यादा डिजिटलकरण हो रहा है, आप लोग देखते ही हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी डेवलप हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कैसे भारत बढ़ रहा है। भारत 14 उद्योगों को करीब 2 लाख रुपए आवंटित सुनिश्चित किया है। आप लोगों को याद है ना स्कीम पीएलआई योजना, 14 उद्योगों को। तो पीएलआई योजना के तहत एक कमेंट क्वेश्चन बताइएगा उत्तर, पीएलआई योजना के तहत किन किन उद्योगों को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यह ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग हो सकता है भारत के लिए, अगर सही तरीके से इसको मैनेजमेंट किया जाए। यह भारत के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बहुत बढ़ोतरी देगा और भारत लगातार है ना उस रूढ़ी को तोड़ेगा जो चीन के साथ हमारा बना हुआ है। चीन हमसे सरप्लस में रहता है ना, लगभग 80 अरब डॉलर के सरप्लस में जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो घाटा निर्यात है हम उसको तोड़ सकेंगे केवल इसी पीएलआई योजना के तहत बेहतर तरीके से प्रबंधन अगर होता है तो क्वेश्चन में आप लोग को बताइए, इन 14 उद्योगों का नाम आपको याद होना चाहिए। जब तक ये पूरा नहीं हुआ तब तक आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पीटी में, मेंस में, इंटरव्यू में। तो ध्यान रखना है, इस सब चीज़ों को याद रखना है। अब रिजर्व बैंक गत वर्ष डॉलर पर निर्भरता कम करने, विदेशी व्यापार के लिए रुपये में करने का प्रस्ताव दिया था। श्री मॉरिशस और श्रीलंका द्वारा भारतीय मुद्रा व्यापार शुरू करने के बाद अब 35 से अधिक देश ने क्या किया, इच्छा जाहिर की है। ये भी एक रोड मैप तैयार करेगा, ट्रम्प कार्ड के रूप में होगा, जहाँ हम डॉलर से अपने मूल्य को एक्सचेंज करते थे तो मूल्य का दाम हमेशा घटा रहता था। तो यहाँ पर हम अपनी मुद्रा के रूप में करेंगे तो क्या होगा कि डॉलर की यहाँ पर निर्भरता कम हो जाएगी, तो हमारा मूल्य मजबूत होगा ना। अभी 35 देश कर रहा, आने वाले समय में सभी देश करेंगे, क्योंकि भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सभी को चाहिए, यहाँ के मार्केट को सभी पर है ना, सभी को प्रभाव चाहिए। तो यहाँ जो नीतियाँ बनेंगी उसी नीति के आधार पर आप सोच के देखिए, अमेरिका का डॉलर इतना मजबूत क्यों हो गया, क्यों हो गया, कभी सोचे हैं? अन्य देशों का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने उस प्रकार के मार्केट को क्रिएट किया है, मार्केट को क्रिएट किया है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सभी देश करते हैं, रीजन इसके पीछे है। कभी अमेरिका भी तो उसके मूल्य कभी कम रहे होंगे ना, आज से 150-200 साल पहले अगर जाते हैं तो क्या उस समय अमेरिकी डॉलर का मूल्य इतना बराबर था जो वर्तमान में है? नहीं ना, इतना मजबूत नहीं था ना। वो खुद को कैसे डेवलप किया, इसी आधार पर डेवलप किया है। तो आने वाले कुछ सालों में 20-25-50 सालों के बाद हम भी हमारा भी जो रुपया मूल्य है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। अभी आंकड़ों पर मत जाइएगा, बस ध्यान ये रखना कि आने वाले समय में दशकों में हम लोग क्या करेंगे।
अब देखिए लोकतंत्र के मजबूत देती वैचारिक भिन्नता, यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में देखा जाता है। यह आपको लेख है ना, कहाँ काम करेगा यह विमर्श, आपको जीएस के पेपर 2 में काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका के बीच वैचारिक जो भिन्नता है उसके संदर्भ में चर्चा की है विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। तो प्रकृति लोकतंत्र की मजबूत करने वाली है। मतभेदों के नाम पर जो असहमति असंवैधानिक आलोचकों का करना उचित नहीं होगा। जो आपको देखते हैं रिजिजू रिजिजू जो है हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू, वो बार बार न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह करते हैं, तो बहुत से लोग इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव वे नहीं लेना है, यहाँ पर सुधार के अवसर के रूप में लेना है। अगर मैंने आप लोगों को कितनी दफ़ा बोला है, वाद होना चाहिए, प्रतिवाद होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। तो संवाद के स्तर पर जाके ही हम किसी मुद्दे को बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। तो इसको नेगेटिव वे से नहीं लेना है, जो भी आलोचना की जा रही है उसको बेहतर तरीके से कवर करना है, उस पर हम लोग बात संवाद करके उस संस्थाओं को कैसे बेहतर बना सकते हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब संविधान के अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण करता है। इससे उद्देश्य हमारे अधिकारों का संरक्षण है। शक्तियों का पृथक्करण न्यायपालिका और विधायिका के बीच भी है, लेकिन अनुच्छेद 121 और 122 के परोक्ष के रूप में कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, संसद न्यायाधीशों के आचरण चर्चा संसदीय कार्रवाई न्यायिक समिति हस्तक्षेप रोक सकता है। और ये सब पॉलिटिक्स क्लास में आर्टिकल मैंने पढ़ाया है ना आप लोग को 121-22, तो ध्यान रखना है उसी चीज को यहाँ पर भाषा में दिया गया है। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो बताइएगा मुझे। और देखिए बात यहाँ की गई है कि संसद की सर्वोच्चता बनाए रखने के न्यायिक पुनरीक्षण जो है जरिए संसद ने संप्रभुता की मर्यादित किया था। इसको मूल ढांचा में भी रखा है संसद की सर्वोच्चता को। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें की गई है क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कवर करना चाहते हैं। क्या कोई संस्था संविधान में दिए गए उसके कार्य और शक्तियों के दुरुपयोग कर सकती है? तो इस पृष्ठभूमि में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ 2023 मामले में नियम का आकलन सीमा चिन्ह होगा, क्योंकि इसमें कहा गया था, क्या कहा गया इस निर्णय में, न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 324(2) का हवाला देते हुए कहा कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा विधि बनाने का उल्लेख है, परंतु अब तक ऐसी कोई विधि नहीं बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने सहयोग उसमें क्या होगा, सलाह पर की जाएगी, समिति एक सलाह देगी, वो उसके आधार पर की जाएगी। तो समिति में जिसमें शामिल होता प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, विपक्ष का कोई नेता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संख्या बल में जो संदर्भ में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट प्राप्त किया जाएगा विपक्षी दल, उसको शामिल किया जाएगा और भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा। ऐसा हाल ही में नियम बनाया गया है ना, तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में व्याख्या की गई है। अब न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर भी बात करता है, घोर अवहेलना की है। तो ध्यान रखिएगा आलोचकों का कहना है कि न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत घोर अवहेलना की, परंतु उच्चतम न्यायालय की भूमिका संविधान के संरक्षण और व्याख्याकर्ता के रूप में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर उसे न्याय देने के लिए अनुच्छेद 142 का उत्तरदायी बनाया गया। 142 का आर्टिकल मैंने आप लोगों को क्लास में कवर किया है, तो उसके बैकग्राउंड को याद रखना है। तो क्या आपको बोला गया था, क्या समझाया गया था। अब देखिए यहाँ पर बात की गई न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उच्चतम न्यायालय के एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया। दूसरी और लोकतंत्र जीवंतता के लिए क्या किया गया, स्वतंत्रता निष्पक्षता पर निर्भर करता है। तो आपको 97 के मामले में मैंने आप लोग को कवर किया था जब 142 आर्टिकल बता रहा था, उसके संदर्भ में न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है वो भी मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन करके समझाया था। तो उस बैकग्राउंड को समझना है, देखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1975 भारत के शीर्ष न्यायालय इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को, और 1994 में एस बमोई वाद बनाम भारत संघ मामले में क्या किया गया था, मूल ढांचा क्रिएट किया गया था ना, बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया लोकतंत्र को। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 324 संसद इसके लिए विधि बनाने के निर्देश दिया जा सकता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और चीज़ों को कवर करना है। राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है, विधि निर्माण के संदर्भ में वो कुछ भी कर सकता है, न्यायालय से राय ले सकता है, संसद को अनुग्रह कर सकता है। अब न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं है कि वह कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी होने से रोके। क्या वह भारत के विधि
के शासन के विरुद्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ही उसे संविधान के तहत अधिनिर्णय का दायित्व सौंपा गया है। तो ऐसी स्थिति जब होगी तो कौन कौन सुधारेगा उसे? संविधान ही सुधार कहते हैं, न्यायपालिका ही सुधार करेगी ना, न्यायिक पूर्वालोकन के आधार पर या न्यायिक सक्रियता के आधार पर। तो यहाँ पर बात यहाँ मूल संदर्भ में यही समझने वाली बात है कि जो बातें की जा रही है आर्टिकल 32, 226 या 142, 121, 122, उसके मूल में अंतर है कि लोकतंत्र मजबूती देने के लिए ये सब मुख्य आयाम है। इसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चल सकता है। सिस्टम को बेहतर लोकतांत्रिक संदर्भों में रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, मजबूत संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए सारे अनुकरण संविधान के जो उपयोग किए जाते हैं उसको समय समय पर प्रयोग में लाना है। और सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, सभी संस्थाएं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर भी काम करती है, जहां यथा वैसा शक्ति प्रयोग भी करती है। तो मूल में यही ध्यान रखना है, जो आलोचनाओं के द्वारा जो किया जाता है वो सब है ना, आलोचक ही करते रह जाएंगे। बस समस्या आपको संविधान के उन संदर्भों को समझना है जो आपके आवश्यक है एग्जाम ओरिएंटेड, तो चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट कुछ न्यूज़ है। हाँ, एक न्यूज़ नीचे होगा जहाँ तक मुझे याद है। देखिए, पुराना किला मिला 1200 साल पुराना निर्माण, इसको अंडरलाइन करना मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। पांडव की राजधानी जो इंद्रप्रस्थ है कि ढूंढे पुराना किला कुंती मंदिर के पास खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ना, उनको बड़ी सफलता मिली। क्या हुआ कि निर्माण में मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और भी साक्ष्य प्राप्त हुए, कंकाल, एक भाग कंकाल प्राप्त हुए। तो आने वाले समय में आपको गुलाम वंश से पहले का यह मृद भांड निर्माण किया गया, ये सब आपको तथ्य मिले। तो आने वाले समय में और भी आपको ऐतिहासिक स्रोत मिलेगा। तो हम लोग ये सब चीज़ों को क्या करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी हो रहा उत्खनन, होने दीजिए, हम लोग फिर बाद में इस पर चर्चा करेंगे। बस ध्यान यह रखना है, जो प्राप्त हुए हैं ना, उसका दायरा लगभग 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का रहा, राजपूत काल का रहा। उसी के दौरान कहा गया इस प्राप्त साक्ष्य हुआ 1000 से लगभग 1000 ईस्वी के बीच। मगर जो निर्माण मिले हैं वो 1000 से या 1100 के आसपास के माने जा रहे हैं। यहाँ उस समय भी जनता रहती होगी, ये बातें यहाँ पर बताई गई। इस पुराने किले में एक बार में कुंती देवी के मंदिर के पास खुदाई के इंद्रप्रस्थ की राजधानी जो थी ढूंढे गए हैं। 4 ट्रेंच खोदे गए जहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुई है। तो ये सब आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं, आने वाले समय में बहुत उपयोगी होगा। चलिए, इसके बाद एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, उसको भी देख लेना है। कहाँ पर? माउंट मेरापी, आपको वहाँ पर विस्फोट हुआ है। तो सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में आपको ये सब आंकड़े, क्योंकि हाल ही में आपको एक बीपीएससी 68 के बीपीएससी में प्रश्न पूछ दिया था, हाल ही में कहाँ पर विस्फोट हुआ है। तो देखिए, कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कवर करने। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 97-37 फीट है। तो ये सब को ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी योगाकार्ता के पास है, जावा द्वीप के पास है, ज्वालामुखी है। तो ये सब आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो चलिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो चीज़ें दी जा रही है बेहतर तरीके से कवर कीजिए। धन्यवाद।